अगर आपने हैरी पॉटर की सिर्फ मूवीज देखी हैं, तो आपको उस दुनिया का सिर्फ आधा जादू मिला है। बुक्स में जहां माँ की लिखी एक पुरानी चिट्ठी से हैरी का दिल टूटता है, वहां मूवी उस पल को पूरी तरह से गायब कर देती है। जहां एक विलन अपने आखिरी झूठ से इंसानियत बचा लेता है, वहां स्क्रीन उस झूठ को सच में बदल देती है। हैरी पॉटर की कहानी कभी भी सिर्फ जादुई मंत्रों की नहीं थी, ये थी उन सीन्स की जो लिखे तो गए लेकिन कभी मूवीज में दिखाए नहीं गए। ये वीडियो हैरी पॉटर के फैंस के लिए हम उन 10 मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो हैरी पॉटर की किताबों में हैं लेकिन मूवीज में नहीं है। कुछ ऐसे सीन्स और कैरेक्टर्स जो बुक्स में इम्पोर्टेंट थे लेकिन मूवीज में या तो उन्हें छोटा कर दिया गया या फिर पूरी तरह से ही इग्नोर कर दिया गया। नंबर 1, रेवनक्लॉ का क्रेस्ट, ईगल या रेवन। जब हम रेवनक्लॉ का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है रेवन यानी काला कौवा। शायद इसी वजह से हैरी पॉटर मूवीज ने रेवनक्लॉ हाउस का सिंबल रेवन ही रख दिया और रंगों को भी बदलकर ब्लू और सिल्वर बना दिया। जेके रोलिंग की लिखी बुक्स के हिसाब से रेवनक्लॉ का क्रेस्ट यानी प्रतीक एक ईगल यानी चील होता है, एक ऐसा परिंदा जो अकेला शांत आसमान में उड़ता है। ये बर्ड ताकतवर, समझदार और चालाक मानी जाती है, बिल्कुल उस हाउस के जैसे जो इंटेलिजेंस और क्लैरिटी को ज्यादा अहमियत देता है। तो फिर फिल्म मेकर्स ने ये बदलाव क्यों किया? मूवीज में विजुअल अपील के लिए, ताकि देखने में अच्छा लगे, ताकि स्लिदरिन हाउस के ग्रीन सिल्वर कलर्स के साथ थोड़ा हार्मनी रहे, कलर्स मेल खाएं, लोगों को नाम से कनेक्ट करने में आसानी हो, इसीलिए रेवन को ईगल की जगह रख दिया गया। रेवन एक बड़ा काला पक्षी है जो क्रो फैमिली का हिस्सा तो है लेकिन कौवे से थोड़ा बड़ा और शानदार दिखता है। इस डिजाइन चेंज की वजह से हाउस की असली पहचान में थोड़ा बदलाव हो गया है। ईगल यानी चील एक पावरफुल और सिंबॉलिक बर्ड थी। इस हाउस की इंस्पिरेशन रोइना रेवनक्लॉ की पर्सनालिटी के साथ उसका गहरा कनेक्शन था। मूवीज में ये डेप्थ मिस हो जाती है। सेकंड, डॉबी। डॉबी इज अ फ्री एल्फ। ये डायलॉग सिर्फ एक क्यूट सीन नहीं था, ये आज़ादी और वफादारी का एक बड़ा पल था। बुक्स में डॉबी एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक बहुत ही अहम और बहादुर साथी है। वो हर मुश्किल वक्त में हैरी की मदद करता था। सेकेंड बुक और मूवी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बाद भी उसकी मौजूदगी बरकरार रहती है। गॉबलेट ऑफ फायर में वही गिलीवीड लाता है जिससे हैरी पानी के अंदर का टास्क कंप्लीट कर पाता है। वहीं ऑर्डर ऑफ फीनिक्स और हाफ ब्लड प्रिंस में वो हॉगवर्ट्स में छुपा हुआ रूम ऑफ रिक्वायरमेंट डिस्कवर करता है। डेथली हॉलोज में उसकी जान चली जाती है लेकिन उसकी कुर्बानी दोस्ती की मिसाल बनती है। मूवीज में सिर्फ 2 जगह डॉबी को दिखाया गया है, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स और डेथली हॉलोज पार्ट 1 में। बाकी जो इंपॉर्टेंट काम उसने किए वो मूवीज में नेविल और दूसरे कैरेक्टर्स को दे दिए गए, जैसे गिलीवीड का सीन या फिर रूम ऑफ रिक्वायरमेंट को ढूंढना। इस वजह से डॉबी और हैरी के बीच का इमोशनल बॉन्ड ऑडियंस तक पूरी तरह नहीं पहुंचता। जब डॉबी मर जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन अगर उसका पूरा सफर पूरी तरह से दिखाया गया होता तो ये मौत और दर्दनाक हो जाती। 3, फिजिकल फाइट्स। हैरी पॉटर की किताबों में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां कैरेक्टर्स के बीच फिजिकली लड़ाइयां होती हैं, यानी हाथापाई। ये सीन्स एक्शन से भरपूर हैं, साथ ही किरदारों को गहराई देते हैं। बुक्स में कुछ यादगार फाइट्स हैं, जैसे रॉन और नेविल वर्सेस मैलफॉय। नेविल लॉन्गबॉटम को उसकी दादी हॉगवर्ट्स में एक रिमेम्बरल भेजती है क्योंकि वो अक्सर चीजें भूल जाता है। जब वो इसे यूज करता है गेंद लाल हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो भूला क्या था। एक बार मैलफॉय ने नेविल का ये गिफ्ट चुरा लिया, तब रॉन ने फौरन उसका सामना किया। इसे पता चलता है कि रॉन अपने दोस्तों के लिए लड़ भिड़ सकता है। फ्रेड और जॉर्ज का मैलफॉय को मुक्का मारना, ये वाकया हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में होता है। हॉगवर्ट्स में ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन के बीच एक क्विडिच मैच खत्म होता है। ग्रिफिंडोर जीत जाता है और ड्रेको मैलफॉय, जो स्लिदरिन का सीकर है, इस हार से भड़का हुआ है। मैलफॉय अपनी आदत के मुताबिक गुस्से में हैरी पॉटर और वीजली परिवार के खिलाफ भद्दी बातें कहता है। खास तौर पर वो रॉन वीजली की क्विडिच खेलने की काबिलियत, उसके टैलेंट का मजाक उड़ाता है। वो वीजली परिवार की गरीबी पर ताने मारता है। इसके साथ ही वो हैरी की माँ लिली पॉटर के बारे में भी कुछ घटिया बातें कहता है। फ्रेड और जॉर्ज, जो वीजली परिवार के 2 शरारती जुड़वा भाई हैं, ये सब सुनते हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे मुक्का मारते हैं। जादुई दुनिया में गुस्सा दिखाने के इस तरीके को मगल की हरकत माना जाता है। प्रोफेसर अम्ब्रिज उस वक्त हॉगवर्ट्स की हाई इंक्विजिटर होती हैं और अपने स्ट्रिक्ट और नाइंसाफी वाले नियमों के लिए बदनाम हैं। इस मामले में दखल देती हैं। वो फ्रेड और जॉर्ज को सजा के तौर पर क्विडिच खेलने पर लाइफ टाइम बैन लगा देती हैं। ये ग्रिफिंडोर टीम के लिए एक बड़ा झटका होता है। इसके साथ ही उनकी ब्रूम स्टिक्स भी जब्त कर ली जाती हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि फ्रेड और जॉर्ज का कैरेक्टर कैसा था। वो भले ही खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बेहद वफादार हैं, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और सीन है जिसमें हैरी और जॉर्ज मैलफॉय पर हमला करते हैं। मैलफॉय ने हैरी और उसके परिवार के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कही थीं, जिससे गुस्से में आकर हैरी और जॉर्ज ने उस पर अटैक कर दिया था। ये मूवी में नहीं दिखाया गया है। शायद फिल्म मेकर्स ने सोचा कि ऐसे सीन से मूवी की टोन ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी और उनकी जो किड फ्रेंडली वाली अप्रोच है उससे ये मैच नहीं करता। लेकिन इन फाइट्स के ना होने से कैरेक्टर्स के बीच की दोस्ती, वफादारी और उनके इमोशंस की गहराई स्क्रीन पर पूरी तरह से नहीं आ पाती। फोर्थ, बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज के एक्स्ट्रा सीन्स। हैरी पॉटर सीरीज की एक ऐसी विलन है जो वोल्डेमॉर्ट के लिए बहुत ही वफादार है। वो काफी क्रूअल यानी क्रूर है। वो कब क्या करेगी किसी को नहीं पता। किताबों में भी उसका कैरेक्टर काफी डरावना है। वो डार्क आर्ट्स यानी काले जादू में माहिर है। उसका चेहरा, हंसी, बातें सब कुछ रीडर्स को उसका पागलपन दिखाती हैं। लेकिन मूवीज में खासकर हेलेना बोनहम कार्टर के पोर्ट्रेयल से बेलेट्रिक्स का कैरेक्टर और भी इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक हो गया है। हाफ ब्लड प्रिंस यानी हैरी पॉटर की 6th मूवी में बेलेट्रिक्स और फेनरिर ग्रेबैक वीजली के घर द बोरो पर अटैक करते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। इस सीन से बेलेट्रिक्स का डिस्ट्रक्टिव नेचर नजर आता है। हैरी के खिलाफ उसका ऑब्सेशन और क्लियर होता है। अटैक के दौरान हैरी और जिनी एक साथ मिलकर बेलेट्रिक्स का सामना करते हैं, जिससे उनके बीच का इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग दिखता है। ये पूरा सीन बुक्स में नहीं है। फिफ्थ, बुक 1 यानी फिलोसोफर्स स्टोन में पारस पत्थर तक पहुंचने के लिए 7 बाधाएं पार करनी होती हैं, लेकिन फिल्म ने यहाँ शॉर्टकट लिया और चुनौतियां कम कर दी। बुक्स में हैरी, रॉन और हरमाइनी बेहद खतरनाक 7 मैजिकल ट्रैप्स का सामना करते हैं। हर चैलेंज हॉगवर्ट्स के किसी प्रोफेसर ने बनाया होता है। सबसे पहले फ्लफी द 3-हेडेड डॉग। इस ट्रैप को बनाने वाला था हैग्रिड। ये पहली रुकावट है। तीसरे फ्लोर के फॉरबिडन कॉरिडोर में एक बड़ा 3 सर वाला कुत्ता फ्लफी ट्रैप डोर की रक्षा करता है। इसे पार करने का तरीका है म्यूजिक बजाना। इससे फ्लफी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। यहाँ हैरी, रॉन और हरमाइनी टीम वर्क दिखाते हैं। हरमाइनी का ध्यान सबकी बातों पर रहता है। उसने हैग्रिड से सुना था कि म्यूजिक फ्लफी को सुलाता है। वो इस नॉलेज का इस्तेमाल करती है। सेकंड, डेविल स्नेयर। इसे बनाने वाली थी प्रोफेसर स्प्राउट। ट्रैप डोर के नीचे एक रूम में एक जादुई प्लांट होता है जिसे डेविल स्नेयर कहते हैं। ये अपनी टेंड्रिल्स यानी लताओं से सामने वाले को बांधता है। ये पौधा अंधेरे में मजबूत होता है और रोशनी में सिमटने लगता है। हरमाइनी की हर्बोलॉजी नॉलेज यहाँ काम आती है। वो जल्दी से समझ जाती है कि लाइट से प्लांट को हराया जा सकता है और लूमस मंत्र का इस्तेमाल करती है। तीसरा, विंग्ड कीज। इसे बनाने वाले थे प्रोफेसर फ्लिटविक। एक रूम में दिखाई देता है कि दरवाजे के पार एक लॉक है। इसके लिए एक खास पंखों वाली चाबी चाहिए। यहाँ बहुत सारी चाबियां हवा में उड़ती हैं और एक सही की को पकड़ना होता है। हैरी के सीकर स्किल्स यानी क्विडिच में एक्सपर्टीज यहाँ शाइन करती है। वो अपनी ब्रूमस्टिक पर तेजी से उड़ता है और सही की पकड़ लेता है। चौथा, जाइंट चेस बोर्ड। इसे बनाने वाली थी प्रोफेसर मैकगोनागल। एक बड़ा चेस बोर्ड है जहाँ हैरी, रॉन और हरमाइनी को रियल लाइफ चेस खेलना होता है। यहाँ वो खुद पीसेस बनते हैं। अगर वो हार गए तो उन्हें फिजिकली नुकसान हो सकता है। रॉन चेस में अच्छा है। यहाँ उसकी स्ट्रैटेजी काम आती है। वो एक ब्रिलियंट मूव करता है जिसमें वो खुद को सैक्रिफाइस करता है ताकि हैरी आगे बढ़ सके। पांचवा, ट्रोल। इसे लाने वाले थे प्रोफेसर क्विरल। एक बड़ा ट्रोल होता है जो पहले से ही बेहोश है क्योंकि क्विरल इस बाधा को पार कर चुका है। ये ऑब्स्टिकल आसान है क्योंकि ट्रोल पहले से ही आउट है, लेकिन हैलोवीन पर यानी कुछ महीने पहले इन तीनों ने इस ट्रोल का सामना किया था। सिक्स्थ, पोशंस रिडल। इसे बनाने वाले थे प्रोफेसर स्नेप। एक टेबल पर कई पोशंस हैं। एक पहेली सुलझानी है ताकि पता चले कौन सा पोशन आगे जाता है और कौन सा पीछे। यहाँ एक पोशन जहर हो सकता है। हरमाइनी की लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ काम आते हैं। वो इस पहेली को सुलझा लेती है और हैरी को सही पोशन बताती है। सातवां, मिरर ऑफ एरिस्ट। इस ट्रैप के पीछे थे प्रोफेसर डम्बलडोर। आखिरी चैलेंज में पारस पत्थर छुपा है। ये मिरर वही दिखाता है जो इंसान दिल से चाहता है, लेकिन स्टोन सिर्फ उसे मिलता है जो उसे पाना तो चाहता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करेगा। हैरी की प्योर इंटेंशन यानी स्टोन को प्रोटेक्ट करना उसे स्टोन दिलाती है, जबकि क्विरल और वोल्डेमॉर्ट फेल हो जाते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स दिखाती हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। हर चैलेंज उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है, जैसे हैरी की बहादुरी, रॉन की स्ट्रैटेजी और हरमाइनी की नॉलेज। मूवी में सिर्फ कुछ ही ट्रैप्स दिखाए गए हैं, फ्लफी, डेविल स्नेयर, विजर्ड चेस और मिरर ऑफ एरिसेड। एरिसेड को अगर उल्टा करें तो डिजायर शब्द बनेगा। स्नेप का पोशन पजल बिल्कुल ही स्किप कर दिया गया। ये सारे चैलेंजेस हॉगवर्ट्स के टीचर्स की यूनिटी के प्रतीक थे। मूवी ने इसका एक बड़ा हिस्सा हटा दिया। सिक्स्थ, पॉलीजूस पोशन। बुक्स में जब हैरी, रॉन, हरमाइनी या कोई भी पॉलीजूस पोशन लेता है
तो सिर्फ शक्ल ही नहीं, आवाज भी पूरी तरह उस इंसान जैसी हो जाती है जिसका रूप उन्होंने लिया है। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आवाज चेंज ना हो तो उसका रूप बदलना पूरी तरह से फेल हो सकता है। हरमाइनी, हैरी और रॉन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का राज जानना चाहते हैं। उन्हें शक होता है कि ड्रेको मैल्फॉय इसमें शामिल है। हरमाइनी आइडिया देती है कि वो पॉलीजूस पोशन का यूज करके स्लिदरिन कॉमन रूम में जाएं ताकि ड्रेको से डायरेक्टली बातचीत कर सकें। हरमाइनी एक ब्रिलियंट विच है। वो अपने सेकेंड ईयर में ही इस मुश्किल पोशन को बनाने का प्लान बनाती है। ये पोशन बहुत एडवांस्ड होता है और हॉगवर्ट्स के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत आगे का सिलेबस है, लेकिन हरमाइनी की इंटेलिजेंस और डेडिकेशन की वजह से वो इसे बना पाती है। पोशन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चुराए जाते हैं प्रोफेसर स्नेप के स्टोर से, जैसे बूमस्लैंग स्किन और बाइकॉन हॉर्न। हरमाइनी इसे एक सीक्रेट प्लेस यानी मोर्निंग मर्टल के बाथरूम में बनाती है। इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना लगता है क्योंकि पोशन को परफेक्ट होने के लिए टाइम चाहिए। हरमाइनी खुद इस सीन में क्रैब या गॉयल का रूप नहीं लेती क्योंकि उसका पोशन गलती से कैट के बाल के साथ मिक्स हो जाता है और वो एक कैट ह्यूमन हाइब्रिड बन जाती है। ये एक फनी और ट्रैजिक मोमेंट है। मूवीज में चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में जब हैरी और रॉन क्रैब और गॉयल का रूप लेते हैं, उनके चेहरे तो बदलते हैं लेकिन उनकी आवाज वही है, हैरी और रॉन वाली। हालांकि गॉबलेट ऑफ फायर में जब बार्टी क्राउच जूनियर पॉलीजूस लेकर मैड आई मूडी बनता है तो उसकी आवाज भी पूरी तरह मूडी जैसी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या हरमाइनी के बनाए पोशन में कुछ कमी थी या बार्टी क्राउच जूनियर ने एडवांस लेवल का पोशन बनाया था? नंबर 7, ट्राइविजिट टूर्नामेंट। बुक्स में गॉबलेट ऑफ फायर यानी 4th बुक में जब ट्राइविजिट टूर्नामेंट होता है तब पहला टास्क एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, चारों तरफ से बंद एक अरीना जहां ऑडियंस सुरक्षित है। हैरी अपने फायरबोल्ट ब्रूमस्टिक से ड्रैगन के ऊपर से निकलता है। एक छोटी मगर मजेदार चेज होती है जिसका मेन गोल है गोल्डन एग पाना। मूवी में ये सीन एक फुल ब्लोन एक्शन एडवेंचर सीक्वेंस बन जाता है। ड्रैगन अरीना से निकल के हॉगवर्ट के आसपास उड़ता है, छत के हिस्से तोड़ता है, पुल गिराता है, हैरी पे एरियल अटैक करता है और पूरा हॉगवर्ट्स डैमेज होने लगता है। विजुअल्स बढ़िया हैं लेकिन बुक की सिंप्लिसिटी और टास्क का स्ट्रक्चर बदल गया। बुक्स में हैरी अंडर प्रेशर भी शांत रहता है और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। मूवीज में ये पूरा सीन बस एक्शन पर फोकस करता है। नंबर 8, रेगुलस आर्कट्रस ब्लैक RAB, एक अनसंग हीरो। बुक्स में ये कैरेक्टर सीरियस ब्लैक का छोटा भाई है। वो ब्लैक फैमिली का हिस्सा है जो एक प्योर ब्लड विजिटिंग फैमिली थी। डार्क आर्ट्स की तरफ इनका झुकाव था। इस फैमिली का मोटो था हमेशा शुद्ध। ये उनकी प्योर ब्लड सुप्रीमेसी की सोच को दिखाता है। अपने परिवार के असर में रेगुलस जवानी में डेथ ईटर बन जाता है, वोल्डेमॉर्ट के लिए काम करने लगता है, लेकिन उसका दिल अपनी फैमिली के बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। वो सेंसिटिव था। वहीं सीरियस ब्लैक जो रेबल था अपने परिवार से अलग हो जाता है। रेगुलस अपने परिवार की विचारधारा को फॉलो करता है। उसका आर्क तब गहरा होता है जब उसे वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रक्सेस के बारे में पता चलता है। उसे समझ में आता है कि वोल्डेमॉर्ट अपनी अमरता के लिए कितना नीचे गिर सकता है। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा झटका देती है वो है वोल्डेमॉर्ट का अपने हाउस एल्फ क्रीचर के साथ बुरा बर्ताव। वोल्डेमॉर्ट ने क्रीचर को हॉर्क्रक्स लॉकेट के लिए टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया। उसने क्रीचर को एक पोशन पिलाया जो उसे दर्द और तकलीफ देता था और फिर उसे गुफा में छोड़ दिया। रेगुलस, जिसके दिल में क्रीचर के लिए हमदर्दी थी, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और यही उसका टर्निंग पॉइंट था। उसने फैसला लिया कि वो वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ जाएगा। उसने चुपके से इस हॉर्क्रक्स लॉकेट को चुराया, उसकी जगह एक फेक लॉकेट रखा जिसमें बस एक नोट छोड़ा, RAB। इस नोट के जरिए वो वोल्डेमॉर्ट को बता रहा था कि उसे उसके राज के बारे में पता चल गया है और वो उसके खिलाफ लड़ेगा। बेसिकली ये नोट, जिसे हमें डेथली हॉलोज में दिखाया गया था, रेगुलस की हिम्मत और सैक्रिफाइस को दिखाती है। उस वक्त रेगुलस ने क्रीचर को लॉकेट के साथ गुफा से बाहर भेज दिया था, लेकिन खुद वहीं गुफा में रह गया। वहां उसने वही पोशन पिया जो क्रीचर ने पिया था और इन फेरी यानी अनडेड क्रीचर्स के हाथों मारा गया। वो अकेला था, दर्द में था और किसी को नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मूवीज में रेगुलस का जिक्र एकदम छोटा और जल्दीबाजी में किया गया है। हैरी पॉटर एंड दी डेथली हॉलोज पार्ट 1 में RAB का लॉकेट मिलता है और उसकी आइडेंटिटी सिर्फ मेंशन की जाती है। ना कोई बैक स्टोरी, ना क्रीचर का इमोशनल कनेक्शन। रेगुलस का आर्क वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ छुपी हुई रेजिस्टेंस का पार्ट था। वो लोग जो बिना तारीफ पाए वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ खामोशी से लड़े। 9, लिली का लेटर। बुक्स में हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज के दौरान जब हैरी और हरमाइनी 12 ग्रिमॉल्ड प्लेस में छुपे होते हैं, हैरी को वहां एक पुराने ड्रॉर में अपनी माँ लिली पॉटर का लेटर मिलता है।
ये खत लिली ने सीरियस ब्लैक को लिखा था जब हैरी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। वो लेटर उसकी माँ की आवाज, उसका प्यार और उसकी फैमिली के नॉर्मल पल दिखाता है, लेकिन हैरी को सिर्फ आधा खत ही मिलता है, दूसरा आधा मिसिंग होता है। ये एक दर्द भरा पल था। हैरी के पास उसकी माँ की यादों के नाम पर कुछ नहीं था। ऐसे में ये खत अहम है। मूवीज में ये सीन पूरी तरह से कट कर दिया गया। नंबर 10, ग्रिंडलवाल्ड और वोल्डेमॉर्ट का एनकाउंटर। बुक्स में जब वोल्डेमॉर्ट एल्डर वॉन्ड की तलाश में नोमनगार्ड प्रिजन जाता है, वहां उसकी मुलाकात होती है गैलर्ट ग्रिंडलवाल्ड से, एक जमाने का सबसे पावरफुल डार्क विज़र्ड। ग्रिंडलवाल्ड जो पहले क्रूर और नासमझ था, अब एक कमजोर और टूटा हुआ इंसान बन चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ने का जज्बा था। जब वोल्डेमॉर्ट उससे एल्डर वॉन्ड के बारे में पूछता है, ग्रिंडलवाल्ड झूठ बोलता है, कहता है उसे वॉन्ड की लोकेशन नहीं पता। उस पल में वो डंबलडोर की यादों और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक फैसला करता है, कुछ ना बताने का फैसला। वो अपनी जिंदगी के आखिर में वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ खड़ा रहा। वहीं मूवीज में यानी डेथली हॉलोज पार्ट 1 में वोल्डेमॉर्ट जब उससे एल्डर वॉन्ड का राज जानने के लिए पहुंचता है, ग्रिंडलवाल्ड सीधा जवाब देता है कि वॉन्ड डंबलडोर के पास थी। कोई रेजिस्टेंस, कोई गिल्ट, कोई दर्द नहीं दिखाया गया। फिल्म में वो पल गायब करने की वजह से ग्रिंडलवाल्ड सिर्फ एक विलन बनकर ही रह जाता है, उसका रिडेम्पशन आर्क नहीं होता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन करके मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में Amazon का एक अफिलिएट लिंक है, उसके थ्रू अगर आप Amazon पे शॉपिंग करेंगे तो वॉचरोस को डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। बाय।